हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी की एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जिसमें कि हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड डायग्राम्स, कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, नीट में क्या आएगा, क्या पूछते हैं, वो सब बताया जा रहा है। एक एक शब्द, एक एक बात आपको बताई जा रही है, छुपाई नहीं जा रही है। और ना ही कोई ऐसा मकसद है कि आपको बाद में कोर्स बेचना है। तो हमें ऐसा कुछ अभी नहीं करना है, हमें पढ़ाना है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका बस 2-2.5 महीने बाद है, ठीक है ना। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी। ध्यान सुन लो, चैप्टर में क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, जो समझ नहीं आ रहा वो भी समझाया जा रहा है। भले ही थोड़ा तेज होगा, वो अलग बात होगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। हर एक चैप्टर की वीडियोज़ 2-3 वीडियोज़ होंगी, तो आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। इससे पहले वाली नहीं देखी है तो जल्दी जा करके प्लेलिस्ट का लिंक खोल लें और वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आप ये देखना शुरू कर चुके हैं तो छोड़ के मत जाना। एक बार वीडियो पूरी देख लो, देन यू गेट टू नो अबाउट दिस कि भैया क्या चल रहा है, ठीक है। हवाबाजी नहीं हो रही है। और इस नाम पे मत जाना, ये ना सोचना कि फिजिक्स वाला को कॉपी कर लिया है। ये बहुत साल पहले, 5 साल पहले नाम रखा था, उसके बाद से काम नहीं हो रहा था। तो अभी मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ और मेरा मोटिवेशन हाई है, आपका भी हाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। इसमें पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। भाई मैं कह रहा हूँ, ये वो चैप्टर है जिससे आपके सवाल बनते नहीं हैं। तो ध्यान सुन लो, मैं बता दूंगा तो पक्का बन जाएंगे। चलो जी शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसे देख लेना, जल्दी जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, फटाफट से। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ द मेंडल। द मैच्योर नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर। यानी भाई मेंडल के टाइम पर ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो जो फैक्टर हैं वो हैं क्या, जीन क्या होता है, ये बात नहीं पता थी। ओवर द नेक्स्ट 100 ऑफ ईयर, 100 साल तक, द नेचर ऑफ द पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट नोन, पता नहीं चली। एंड वो बाद में पता लगा कि वो क्या था, डीएनए था, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। In class 11th you have learned that nucleic acid are polymer of nucleotide। ये थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ा यहाँ समझाता हुआ जाऊँगा एक एक चीज़ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा है, अब डीएनए के बारे में यहाँ बात शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड ने आरएनए, दे आर द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सबको पता है, एंड फाउंड द लिविंग सिस्टम। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, ज़्यादातर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये ध्यान रखेंगे। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। तो आरएनए जो है वो वायरसेस में, कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है। आरएनए एडिशनल रोल्स भी करता है, जैसे कि एडेप्टर। तो अगर आरएनए एक एडेप्टर है तो वो टीआरएनए की बात हो रही है, आप आगे पढ़ोगे। आगे लिखा है स्ट्रक्चरल, अगर आरएनए स्ट्रक्चरल है तो राइबोसोम्स की बात हो रही है, तो ये भी आप आगे पढ़ोगे। और कुछ जगह कैटालाइटिक मॉलिक्यूल यानी कि एंजाइम की बात हो रही है, तो राइबोजाइम्स आर आरएनए कैटालिस्ट, तो ये भी इनकी बात हो रही है, ये भी आगे आएगा। In class 11th you have already learned the structure of the nucleotide and the way these monomers unit are linked to form nucleic acid polymer. In this chapter we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA. हम इस चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन और रेगुलेशन, ये सब चीज़ें इस टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आप इस चैप्टर में कंप्लीट करोगे आगे चल के। फिर लिखा है द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज़ सेट इन ए न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोमिक्स। बाद में हम थोड़ा बहुत ह्यूमन जीनोम को जानेंगे इस चैप्टर में ही। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग the structure of the most interesting molecule of living organism, that is the DNA। तो सबसे पहले DNA की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। लिखा है वी विल अंडरस्टैंड that why it is the most abundant genetic material। ये सबसे ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल क्यों है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, इसकी संबंध
आरएनए के साथ क्या है। तो अब यहाँ के बाद शुरू होता है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। जितना आपको पता होगा दैट्स फाइन, नहीं पता होगा थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा कि क्या है, और सवाल पक्का बताऊँगा, वही आएंगे जो मैं मार्क कर दूँगा। इस बात को ना लिख के ले लो, सवाल वही आएंगे जो मैं मार्क कर दूँगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिखा है डीएनए जो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब आपको एक बात बता दूं छोटी सी, देखो पता क्या बात है, डीएनए की स्ट्रक्चर में 11th में पढ़ाया था कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स यानी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। अब आपको थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना चाहिए, थोड़ा पता हो कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में होता क्या है, जिसका डीएनए या आरएनए बना होता है, दोनों ही। तो यहाँ डीएनए की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। एंड द लेंथ ऑफ द डीएनए, लेंथ अगर डीएनए की नापनी होती है तो ध्यान रखना, इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर। तो या तो लंबाई, अगर कोई ऐसे कहेगा कि भाई फलाना डीएनए इतना न्यूक्लियोटाइड लंबा है तो एक बात है, अगर कोई कह रहा है कि भाई वो बेस पेयर इतने बेस पेयर है उसमें, तो भी वो उतनी लंबाई होगी, क्योंकि बेस पेयर डबल स्टैंड के हिसाब से हो रहा है और न्यूक्लियोटाइड हो रहा है सिंगल स्टैंड के हिसाब से बात हो रही है। फिर यहाँ लिखा है कि दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपको अब याद करना है क्या, बैक्टीरियोफेज 5174 हैव 5386 न्यूक्लियोटाइड। भाई इसमें 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड है, भाई ये पेपर में आएगा, इसको याद करना है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये है इसका मतलब, समझ रहे, क्योंकि यहाँ लिखा है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ बेस पेयर नहीं लिखा। अगर यहाँ बेस पेयर लिखा होता तो फिर आप क्या कहते, फिर आप समझ जाते कि डबल स्टैंडर्ड है, ये ध्यान रखना। तो भाई 5174 ऐप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, फिर याद करना है कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो है उसमें आपको 48502 बेस पेयर्स, अब की बार बेस पेयर लिखे हैं तो ध्यान रखेंगे बेस पेयर्स हैं, ये याद करना है। ई कोलाई में 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर हैं, ये लर्न करना है कि ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स हैं। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए, फिर ये देखो अगर कहीं पर हैप्लॉइड कंटेंट लिखा है तो ये सीधी सीधी बात है, जीनोम की बात हो रही है, ठीक है। तो जीनोम में कितना डीएनए है टोटल, वो पता क्या होता है, वो है आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में पाया जाने वाला टोटल डीएनए। तो यहाँ ह्यूमन का बताया है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ये याद करना है। लिखा है लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ थ्योरी लिखी हुई है, इससे पहले इसको हम पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, जितनी यहाँ चाहिए उतने देते हैं, बाकी 11th में बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊँगा। देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है छोटी सी, कि आपका जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, तो अगर आप न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर में 4 कार्बन रिंग में होते हैं, 5वां कार्बन रिंग से बाहर है, CH2OH, ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको बता दूं, यहाँ ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, 5 कार्बन है। दूसरे कार्बन पर अगर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो ये शुगर होगी राइबोस शुगर। लेकिन अभी आप डीएनए पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर डीऑक्सी कंडीशन है, यानी यहाँ केवल H है। और ये याद करना है कि सेकंड डीऑक्सी है, मतलब दूसरे कार्बन से गया है ऑक्सीजन। यहाँ OH है, यहाँ H है और ये OH है। तो ये बाबू है पेंटोस शुगर, वो भी डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर, ठीक है। उसकी बीटा फ्यूरानोज फॉर्म होती है, जो कि यहाँ बताया नहीं गया एनसीईआरटी में। फिर आप समझोगे कि राइबोज शुगर है, इसके साथ में यहाँ पर अब आपको यहाँ स्ट्रक्चर तो दी नहीं है, पर यहाँ पर आपके लगे होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेस जो है वो यहाँ पर जिस बॉन्ड से लगे होते हैं, ये बॉन्ड पता होना चाहिए, उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो देखो मैं बहुत सारा बता सकता हूँ, पर अभी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप इतना जाने, छोटी छोटी चीज़ें जान लें कि शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस कौन से बॉन्ड से लगा होगा, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लगा होगा, ये सवाल बनेगा। नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के हो सकते हैं, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स, 2 तरह के होते हैं। अब प्यूरिन्स में देखोगे तो 2 तरह के होते हैं, एक है एडेनिन और एक है ग्वानिन।
दीज टू आर प्यूरिन्स, ये दो प्यूरिन्स हैं। और भाई ये डीएनए के लिए थायमिन और साइटोसिन, ये डीएनए के लिए पायरिमिडीन्स हैं दोनों। अगर आरएनए होता तो फिर यहाँ पायरिमिडीन्स में थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। ये बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। फिर इनमें से ये कोई भी अगर यहाँ डीएनए के केस में इस पे यहाँ जुड़ा हो और ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, या तो यहाँ ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, एडेनिन हो, कुछ भी हो, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसे कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जैसे अगर एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड है तो एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थायमिडिन, वही की बात है, डीऑक्सीसाइटिडिन। लेकिन अगर ये राइबोज के होते तो राइबोज शुगर होती तो फिर एडिनोसिन ग्वानोसिन ऐसे होता, ठीक है। फिर ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। फिर अगर इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो बाबू इसके जो पांचवें कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ अगर हम एक फॉस्फेट जोड़ दें, मतलब जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है H3PO4, वो यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बना लेगी। वो भी कौन सा? फॉस्फोएस्टर। यानी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से यहाँ पर फॉस्फेट लग जाए, एक लगे, इसके बाद एक और एस्टर बॉन्ड हो, दूसरी एक और एस्टर बॉन्ड हो, तीसरी, 3 फॉस्फेट अगर हम लगा दूँ यहाँ, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जब डीएनए में नहीं होते या फिर डीएनए आरएनए में नहीं होते, स्ट्रक्चर में नहीं होते, तो वो ट्राइफॉस्फेट स्टेज में रहते हैं, 3 फॉस्फेट रखते हैं। पर जब वो डीएनए में जुड़ जाते हैं तो वो 2 फॉस्फेट छोड़ देते हैं अपनी एनर्जी के लिए और उनमें एक ही फॉस्फेट रह जाती है। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड और ये बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब आप सुनो, एडेनिन का हो, इट डिपेंड्स, ग्वानिन का हो, साइटोसिन का हो, थायमिन का हो, किसी का भी हो, ये मैटर नहीं करता, वो तो देखेंगे डीएनए में कहाँ कौन सा लग रहा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है। और जब एक मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो ना एक चेन बनेगी ऐसे, ठीक है। तो ये चेन जो है, ये वाली चेन जो है, ये एक स्ट्रैंड हो जाएगा डीएनए का, ऐसे ही दूसरे स्ट्रैंड हो जाएगा डीएनए का। इन दोनों स्ट्रैंड्स में आप कंप्लीमेंट्रिटी देखोगे तो आपको मिलेगा कि अगर ये एक स्ट्रैंड है तो इस स्ट्रैंड का जो एडेनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन से जुड़ेगा, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर होगा तो। एक स्ट्रैंड का ग्वानिन होगा तो वो दूसरे के साइटोसिन से जुड़ेगा। इसमें बीच में आपको देखना है, इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्वेश्चन बनेगा, आपको ये याद रखना है। यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो अगर कोई डीएनए ज़्यादा जीसी कंटेंट रखता है, अगर किसी डीएनए में ज़्यादा जीसी कंटेंट है तो वो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द 80 वाले डीएनए में। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, जब आप न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाओगे तो चेन बनाते टाइम पता क्या होता है, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसका 5वां सिरा, आपको बुक में फोटो है वो दिखाऊंगा, इधर वाली चेन में अगर 5वां कार्बन फ्री है तो लास्ट वाली चेन में यहाँ 3रा कार्बन फ्री होगा। अब ये होता कैसे है, ये कैसे होगा, ये आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा इसके लिए कि कैसे ऐसे होता है। तो बाबू देखो, आपकी जो बुक में एक फ़ोटो बना हुआ है, आप उस पर जाओगे अगर आपको, तो उसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मैं ड्रॉ करूँगा, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ देखो ये आपका है एक न्यूक्लियोटाइड, ये इस न्यूक्लियोटाइड में 5वां कार्बन ये है, यहाँ पे 5वें कार्बन पर फॉस्फेट है, फ्री है यहाँ पे। इसका ये नाइट्रोजन बेस है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा इसका नाइट्रोजन बेस। फिर यहाँ देखो, इसका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर ये इसका आपका फॉस्फेट है और इसका 5वां कार्बन ये है और इसका ये 3रा कार्बन है यहाँ पे, ये वाला। तो एक्चुअल में होता यह है कि इसके 3रे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पर, वो यहाँ फॉस्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा, ये पानी बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, वो भी कौन सा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये तो आपको पता है, ये वाला ये बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इधर, और इधर भी आपको पता है क्या होता है, अभी बताया था, यहाँ भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। तो ये इसका 3रा कार्बन इसके 5वें कार्बन की फॉस्फेट से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। यहाँ खुद से पहले से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है ये, तो ये एक्चुअली बन जाता है फॉस्फो डाईएस्टर बॉन्ड। क्या बन गया, फॉस्फो डाईएस्टर बॉन्ड इनके बीच में। तो ऐसे अगर आप लास्ट में जाओगे तो लास्ट वाले का 3रा कार्बन फ्री रहेगा,
जो कि आगे नहीं जुड़ा होगा कहीं भी। तो इस तरह से जब चेन बनती है तो उसमें 5 to 3 चेन है। चेन में 5 to 3 चेन में जो बॉन्ड होता है, ये सवाल नीट में आएगा, बॉन्ड जो है वो 3 to 5 होता है, ये ध्यान रखना। द बॉन्ड इज 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और चेन की जो पोलैरिटी है वो 5 से 3 प्राइम है। चेन जो है वो 5 to 3 है और बॉन्ड जो है वो 3 to 5 है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये थोड़ी सी नॉर्मल बात है। अभी आप किताब में एक बार देखो क्या लिखा है, पढ़ो। तो यहाँ लिखा है लेटस, क्योंकि देखो ज़्यादा स्ट्रक्चर जाननी है वो 11th में पढ़ाई जाएगी, वहाँ की वीडियो देख लेना आप फटाफट से, ठीक है, जब आएंगी तो आने वाली है 2-3 वीडियो के बाद। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए और आरएनए। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, अ नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है, और आरएनए केस में राइबोस शुगर होती है, डीएनए केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इट डिपेंड्स, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। There are 2 type of nitrogen base, purine, adenine, guanine, pyrimidine, cytosine, uracil, thymine. Cytosine is common for both DNA and RNA and thymine is present in the DNA, जबकि uracil जो है वो किस में होता है, RNA में होता है, वहाँ थायमिन नहीं होता। A nitrogenous base is linked to the OH, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद करना है। A nitrogen base is linked to the hydroxyl group of first carbon of pentose sugar, यानी नाइट्रोजन बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से पहले कार्बन ऑफ शुगर से जुड़ा होता है। बॉन्ड याद करना है बस, बॉन्ड क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये याद करना है, ठीक है। प्यूरिन्स के साथ 1,9, पिरिमिडिन के साथ 1,1, ये एक्स्ट्रा बात है, याद करना चाहो कर लेना। एंड टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड सच एडिनोसिन, डीऑक्सीएडेनोसिन, गुआनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सीटाइडिन, यूरिडिन, डीऑक्सीटाइड, ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडिन। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH और द 5 कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फोएस्टर लिंकेज, तो जब उसके 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, कौन सी बॉन्ड से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, ये याद करना है आपको। अ कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड, यानी राइबोज का तो राइबोज का बनेगा और डीऑक्सीराइबोज बनेगा। 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू, ये नीट में आएगा, और ये मैं कह रहा है पता नहीं कितने बच्चों का ये गलत होगा, पता नहीं कितनों का भाई। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो ना पता क्या याद होता है, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, ये याद होता है बच्चों को। बच्चों को ये नहीं याद होता कि बॉन्ड जो है वो 3 to 5 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉन्ड जो है वो 3 to 5 होता है, एंड 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये याद करना है आपको। टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड, तो बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये सवाल है अब यहाँ पे कि डाई न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, एक। डाई न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, गॉट इट। ये mononucleotides can be joined to such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end at a free 5 phosphate moiety, यानी एक एंड पर 5वां कार्बन फ्री रहेगा, फॉस्फेट फ्री रहेगा 5वें वाले पे, और दूसरी तरफ जो है वो तीसरा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री रहेगा। तो इसलिए जो चेन है वो बन जाएगी, एक एंड 5 प्राइम, दूसरा एंड 3 प्राइम एंड बन जाएगा। फिर लिखा है द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट। तो बैकबोन का मतलब ये है, अगर मान लो ये आपकी चेन है, तो इस चेन में यहाँ पे शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, लेकिन इसका जो नाइट्रोजन बेस है वो मोर और लेस परपेंडिकुलर अंदर की तरफ को होता है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, जो भी कुछ है। चेन जो बैकबोन है उसमें केवल आएगा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे ये बैकबोन में ये आएगा, और उधर आपका अंदर की तरफ होगा वो क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन बेस। तो लिखा है नाइट्रोजन बेस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बैकबोन, अंदर की तरफ। इन आरएनए, अगर आप आरएनए में देखोगे तो आरएनए में एक्चुअल में पता क्या बात है, आरएनए में जो शुगर है आपकी, वो शुगर ये है। तो इस शुगर में, आरएनए वाली शुगर में बेटा, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये डीएनए में तो आपको पता है 2 प्राइम पे हाइड्रोजन होती है, लेकिन आरएनए में ये रहता है। तो और जब चेन बन जाती है, चेन बनने के बाद भी ये फ्री होता है। तो इसके फ्री होने से कई चीज़ें दिक्कत हैं, मतलब ये रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से आरएनए जो है वो रिएक्शन करता है, इसी वजह से आरएनए कैटालिटिक रोल करता है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो लिखा है इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 प्राइम पोजीशन पर,
ऑल्सो इन RNA द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थायमीन। तो भाई अगर ये स्ट्रक्चर भी बता दूं मैं आपको, अगर आप उसको देखोगे थायमीन को, तो वो ऐसा होता है। बाकी आप इसे सॉर्ट आउट कर लेना, वो बात की बात है, ठीक है। पर आप इतना समझो अभी कि यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, वो सब बात है, ठीक है। थायमीन तो और भी चीज़ें बॉन्ड लगा देंगे, वो बात की बात है। लेकिन आप ये देखो, ये थायमीन है, तो थायमीन में क्या होता है, 5वें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होता है, और यहीं अगर यूरेसिल होता तो 5वें कार्बन पर हाइड्रोजन होता। इसी मिथाइल की वजह से DNA के स्ट्रक्चर में थोड़े चेंज होते हैं, तो एडिशनल स्टेबिलिटी वगैरह होती है। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये तो बन गया यूरेसिल, और अगर यहाँ लगा दूँ मिथाइल ग्रुप तो बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा ये थायमीन। तो पता क्या है इसका नाम, इसका नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका थायमीन है उसको कहते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, ये याद रखना आप, ठीक है। अनदर केमिकल नेम ऑफ द थायमीन, थायमीन का दूसरा नाम है, ठीक है। DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। यहाँ से आपको पहला सवाल मिला कि DNA की जो खोज है फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये है, इन्होंने इसे पस सेल्स में देखा था, हॉस्पिटल में काम करते थे कहीं, वो अलग कहानी है। एंड ही नेम्ड इज एज न्यूक्लिन, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया, ये इसका नाम है न्यूक्लिन, जो शुरू में इन्होंने दिया था। इन्होंने देखा था कि फॉस्फेट कंटेनिंग कोई सब्सटेंस है जो कि प्रोटीन से अलग है, तो वो न्यूक्लिन है। However, due to the technical limitation in isolating such a long polymer, जो लंबा DNA उसको निकाला नहीं जा सका, वो बहुत दिक्कत थी, बहुत लंबे समय तक पता नहीं चला। फिर लिखा है यहाँ पे, इसको मार्क करना है, ये ईयर याद करना है आपको, ये दोनों ईयर याद करने हैं भाई, 1869 1953, ठीक है, ये लर्न होने चाहिए। दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दोनों का नाम याद करना है। इन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा टेक्निक के आधार पर, वो किसकी टेक्निक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन मॉरिस विल्किंस की, ये ध्यान समझो। इन्होंने किस टेक्निक के आधार पर, एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा, ये टेक्निक है, किसकी टेक्निक है ये, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, इनकी टेक्निक है ये याद करना है। एंड propose a very simple but a famous double helix model for the structure of DNA। तो जो DNA इन्होंने ढूंढा था वो B DNA है, B टाइप ऑफ DNA। ये नीट में स्टेटमेंट आता है लिखा हुआ, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछते हैं कि व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ द बेस पेयरिंग। तो एक्चुअली व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA डिस्कवर्ड बाय द वाटसन क्रिक। तो उनका हॉलमार्क ये है कि उन्होंने बताया कि बेस पेयरिंग होती है, इधर का एडेनिन दूसरे के थायमीन से, इधर का ग्वानिन दूसरे के साइटोसिन से, ऐसे जुड़ता है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा कि वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द देयर प्रोपोर्शन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स वो पॉलीनुक्लियोटाइड चेन्स, ये इसका हॉलमार्क था। ऐसा सवाल पूछा जाएगा कहीं पे। फिर यहाँ एक चीज़ है कि इरविन शारगाफ, इन्हें देख लो भाई, ये भी वो थे, इन्होंने एक चीज़ बता रखी है कि इरविन शारगाफ ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, DNA को मार्क करो पहले तो ये, और ये मार्क करो डबल स्टैंडर्ड DNA। तो याद करना क्या है कि शारगाफ रूल जो है वो केवल डबल स्टैंडर्ड DNA में लगता है, शारगाफ रूल केवल डबल स्टैंडर्ड DNA में लगता है, शारगाफ रूल केवल डबल स्टैंडर्ड DNA में लगता है। क्या है रूल, पता क्या है रूल, ये है कि एक स्टैंड का एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन ये है, दूसरे स्टैंड में क्या होगा, थायमिन साइटोसिन गुआनिन और एडेनिन। बॉन्ड लगा लेना खुद से, लो लगा दिया, ठीक है। ये तो इसमें कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड DNA में कि अगर इसमें इधर एडेनिन है एक है, तो आपको एकदम पता लग गया इधर क्या होगा, थायमिन, इधर अगर ग्वानिन है तो इधर क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो यहाँ से नियम बनता है कि A+G/C+T = 1, यानी कि किसी डबल स्टैंडर्ड DNA में जितना % एडेनिन होगा उतना ही % थायमीन होगा, जितना % ग्वानिन होगा, जितना % साइटोसिन होगा, उनका रेशियो जो है वो 1 आएगा। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो DNA में म्यूटेशन हुआ है, ये है इसका मतलब, ठीक है, ये समझना है। अगर आपको कोई पूछ ले कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA है ये और बताओ सिंगल स्टैंडर्ड DNA में, यहाँ से कोई सवाल पूछ ले अगर आपको कोई कि एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA में
लाओ मैं बताता हूँ। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में 30% एडेनिन है, 30% एडेनिन है। तो बताओ कितना ग्वानिन होगा। आपको वहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड कह दे तो 30% एडेनिन, 30 थायमीन, बचा 40, 100 में से 20 = 1, तो तब तो आप बता दोगे। लेकिन अगर कोई कह दे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो सिंगल में मेरे बेटे क्या करना है, नन ऑफ द अबाउ, कैंट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सवाल मैं कह रहा इतना पक्का सवाल है, आएगा कहीं ना कहीं फंसेगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में पूछ लेंगे, आरएनए में पूछ लेंगे, बस समझ लो बात, उसमें नहीं बता सकते। तो बता कहाँ सकते हैं, केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बता सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो तो खैर यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर यहाँ लिखा है कि द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक 3 से 5, दूसरी 5 से 3, एंड देयरफॉर इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्टैंड इज नोन द सीक्वेंस ऑफ अदर। अगर आपको एक का स्टैंड पथ का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे का भी बता सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्टैंड फ्रॉम ए डीएनए, पेरेंटल डीएनए अगर आपको पता है तो पेरेंटल डीएनए को एज अ टेम्पलेट बना के नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जा सकती है। द टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेट अस कॉल देम एज अ डॉटर डीएनए, thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this genetic implication, the structure of DNA become very clear. तो फिर इस बातों से डीएनए की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा जा सका था और उनका मॉडल पूरी दुनिया में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल बनेंगे एक आधा, बाकी तो पीछे जो मार्क किया है वो बनेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर डीएनए की कुछ सैलिएंट फीचर्स लिखी हुई हैं, इसमें से एक आधा बच्चों वाले सवाल आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि इट इज़ मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो ये सबको पता है। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इसको बच्चे भूल जाते हैं। बैकबोन में केवल शुगर फॉस्फेट होता है, बेसिस अंदर जाते हैं। एक चेन 5 से 3 होती है, दूसरी चेन 3 से 5 होती है, ये मार्क कर लेना। फिर यहाँ पर बेस पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद करना है कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये थोड़ा ध्यान यहाँ रखना है कि अगर कहीं ये सवाल आता है कि हायर द जीसी कंटेंट, जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा डीएनए का, क्योंकि जीसी कंटेंट में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोअर प्रोकैरियोट वगैरह होते हैं, लोअर वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वहाँ जीसी कंटेंट हाई होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एज ए रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन, एक प्यूरिन हमेशा दूसरी पिरिमिडीन से जुड़ेगी। तो ये कह रहे हैं इसी वजह से डिस्टेंस जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म बनी रहती है। द टू चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। तो आप जिसके बारे में पढ़ रहे हो, एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हो, जो बी डीएनए के बारे में पढ़ रहे हो, वो राइट हैंडेड फैशन में होता है। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड डीएनए पूछेगा तो आप जेड डीएनए बताओगे, जेड डीएनए इज अ लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ये पूछा जाता है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ये मैं अगले पेज पे पहले समझा देता हूँ, फिर पढ़ूंगा। ये यहाँ पे देखो पहले आप इसको, इसमें समझ में आएगा। ये देखो भाई, पता क्या है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें मैं बता दूँ इसका डायमीटर है, तो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर कोई पूछेगा 2 नैनोमीटर, ये ध्यान रखना। और पिच ऑफ द हेलिक्स मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक हेलिक्स पर टर्न है, तो इस हेलिक्स पर टर्न में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, या फिर 3.4 नैनोमीटर है। इसमें यहाँ से यहाँ तक 10 बेस पेयर होते हैं, इसकी डिस्टेंस होगी 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, और 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर के बीच में, ठीक है। 10 है तो 10 के बीच में इतनी हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है, और बाकी तो कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा सवाल नहीं आता। तो अभी के लिए ये जो बात चल रही पीछे डिस्टेंस वाली, ये लंबाई, ये सब याद करने वाला डेटा है, इसको आपको याद करना चाहिए। एंगस्ट्रॉम में पता हो और आपको दोनों केस में पता हो। यहाँ लिखा है कि द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, दैट मीन्स 34 एंगस्ट्रॉम, एंड अ नैनोमीटर इज बिलियंथ ऑफ द मीटर, ये सबको पता है, 10⁻⁻�9 मीटर। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर। तो ये पता होना चाहिए कि जो बी डीएनए है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, ये वाली बात पता होनी चाहिए कि बी डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं। अगर जेड डीएनए होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा, तो 12 बेस पेयर होंगे, वो एक अलग कहानी है। ये डायग्राम है, इसमें देख लो आप ध्यान से, एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जीसी के बीच में आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख लो यहाँ पे और देख लो
ये जो बने हुए हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है। एक चेन में 5वां कार्बन फ्री है, इधर दूसरी तरफ तीसरा कार्बन फ्री है, ये ध्यान रखना। यहाँ तीसरा फ्री है, वहाँ 5वां फ्री है, तो बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या कि एक बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर होगी, ये ध्यान रखना है। एक बेस पेयर में 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होगी, ये हो गया, क्योंकि पूरे में तो 3.4 नैनोमीटर है ना, ये ध्यान रखना। 10 बेस पेयर में 3.4 है और वैसे 0.34 नैनोमीटर है। फिर है द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। भाई ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए किस पर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना भाई, और हाइड्रोफोबिसिटी और बेस स्टैकिंग, जो बेस रखे हुए हैं ऐसे, ये एंगल है जो इस पर रखे हैं ऐसे, ये इसको बहुत स्टेबिलिटी देती है। बेस स्टैकिंग, ये 2 वर्ड याद रखेंगे, बेस स्टैकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबिलिटी कन्फर करते हैं। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा पेपर में, ये 2 मतलब थ्योरी में भी हर जगह पूछ ही लेते हैं। फिर नीचे लिखा है कि एक बात लिखी है कि द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड सिंप्लिसिटी इन explaining the genetic implication become revolutionary very soon. फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma। ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से पूछते हैं कि जो सेंट्रल डोगमा है वो किसने प्रपोज किया। तो भाई फ्रांसिस क्रिक ने ही सेंट्रल डोगमा को प्रपोज कर दिया। अब सेंट्रल डोगमा है क्या, ये लाइन देख लो ध्यान से। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसे कहते हैं, और पूरा जो चैप्टर चलेगा वो इसी पर आधारित होगा। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद मतलब ये बाद वाला चक्कर छोड़ दो, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बने आरआरएनए बने टीआरएनए बने वो अलग बात है, लेकिन अगर एमआरएनए बनता है तो उसका ट्रांसलेशन होता है और उससे प्रोटीन बनती है। तो ये है सेंट्रल डोगमा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा कि डीएनए पहले कॉपी करेगा फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ये नहीं होता। जरूरी जब जरूरत होती है तो जीन काम करती है, जब जरूरत नहीं होती जीन काम नहीं करती, ये अलग कहानी है, ठीक है। पर ये लाइन आपको याद रखनी होती है कि सेंट्रल डोगमा क्या है। आज की तारीख में ये भी है रिवर्स सेंट्रल डोगमा है, मतलब एक तरह से कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। जो कुछ आरएनए वाले जीनोम वाले वायरस होते हैं, जैसे आप एचआईवी को ही ले लो, तो एचआईवी में क्या होता है कि यहाँ जीनोम आरएनए है तो वो वापस से डीएनए बनाता है आपके अंदर जाके, तो वहाँ एक एंजाइम लगाता है, उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी हुई थी टैमिन एंड बाल्टीमोरे नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। इस प्रोसेस को टैमिनिज्म कहते हैं। ये है, यहाँ पूछा है ना इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे, तो इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो इस प्यार को हम टैमिनिज्म नाम देंगे। क्या देंगे? टैमिनिज्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और यू कैन से टैमिनिज्म। तो जैसे लिखा है कुछ वायरसेस में ऐसा होता है, ठीक है जी। चलो, लिखा है टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स। अब यहाँ से आपको कहीं कोई डिस्टेंस निकलवाने का सवाल आ जाए पेपर में कि ये बेस पेयर्स दे रखे हैं जी, बेस पेयर्स में फिर कितनी डिस्टेंस होगी जी, ऐसा सवाल अगर बनता है तो बाबू देखो यहाँ लिखा है कि टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स 0.34 नैनोमीटर और 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल दिस मल्टीप्लाइंग बाय दिस। जैसे कि आपके सेल में डीएनए कितना है, आपकी सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। अगर आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इसकी लेंथ निकल जाएगी। लगभग लंबाई इसकी 2.2 मीटर बैठेगी। ऐसे ही आपको किसी की भी लंबाई आपसे निकलवाएंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे ये 1.36 मिलीमीटर दे रखा है, इसे मिलीमीटर को मतलब आप मीटर में कन्वर्ट कर ले और फिर मीटर कन्वर्ट करके इसमें बेस पेयर पूछ ले, तो फिर आप डिवाइड कर दे, पता लग जाएगा आपको कितने बेस पेयर होते हैं। सिंपल है, कर दोगे आप, हल्की सी मैथ्स है। तो फिर लिखा है कि जब आपकी सेल के न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस का साइज 11th में तो दिया नहीं, यहाँ लिखा कि टिपिकल न्यूक्लियस का साइज ये है, ये यहाँ से याद करना है। कहीं इधर उधर ढूंढते फिरते रहोगे भाई न्यूक्लियस का साइज क्या है और फिर तुम पे आए ना ये सवाल।
तो न्यूक्लियस का साइज लगभग 10 की पावर -6 है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा डीएनए है, 2.2 मीटर का डीएनए है, तो 2.2 मीटर का डीएनए कैसे उसके अंदर आएगा भाई, कैसे आएगा भाई? तो ये वाली बात है। तो ये अब आपको आगे ये सिखाएंगे कि इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस में समा जाएगा, और बताना भी इनको यही था, तो इसलिए इन्होंने ये कहानी समझाई है। तो अब पहले तो प्रोकैरियोट की बात करेंगे। ये सवाल बोर्ड में आता है एक बार, पर यहाँ भी पूछ सकते हैं आपको कि प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई है, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर फिर भी उनका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई उनका डीएनए यूं ही सेल के अंदर फैला फिर रहा और यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा, बैक्टीरिया यूँ होगा तो इधर गिर गया उधर गिर गया, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज है, ये याद करना है, आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू द फॉस्फेट की वजह से डीएनए जो है वो आपका निगेटिवली चार्ज है एंड इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स। तो कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, पॉलीएमीन्स वगैरह, तो उन बेसिक प्रोटीन्स के साथ में डीएनए आपका जुड़ा रहता है, दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। तो उनके साथ जुड़ के उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, तो इसलिए वो इधर उधर स्कैटर्ड नहीं मिलता। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, एक रीजन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, वहाँ कन्फाइंड होता है। एंड द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो फिर वहाँ पर डीएनए जो है कुछ प्रोटीनों के द्वारा वो स्टेबल रहता है, तो इसलिए बैक्टीरिया में डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। पर अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में कैसे डीएनए स्टेबल होता है, तो ये एक अलग कहानी है छोटी सी, जो कि इन्होंने आगे बढ़ाई है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि यूकैरियोट्स में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा सा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझने के लिए एक छोटी सी बात समझो। अगर आप ये देख रहे होते हो ना, अगर आप क्रोमोसोम देख रहे होते हो सेल डिवीज़न में, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको ये बात, तो बाबू ये मानो लगभग इसकी जो थिकनेस बनती है वो 1400 नैनोमीटर होती है, 1400 इतनी 1400 नैनोमीटर के लगभग इसकी थिकनेस बनती है। एक क्रोमेटिड की इसकी सिस्टर क्रोमेटिड की मान लो 700 नैनोमीटर है। और डीएनए जो आपका होता है ये, इसके कितनी बताई मैंने, 2 नैनोमीटर। तो ये डीएनए कितनी बार पैक हुआ होगा कि ये बन जाए, कितनी बार ये लिपटा होगा कि ये ऐसा हो जाए, समझ रहे हो? तो ये सबसे पहली बार जब इसने कॉइलिंग की होगी एट वेरी फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहली बार कॉइलिंग इसने कैसे की होगी? सबसे पहले जब ये कॉइल्ड हुआ होगा, तो वो आपको समझना है। जैसे मान लो ये डीएनए है और ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डीएनए आपका ऐसे ऐसे करके किसी चीज़ों के ऊपर रैप हो गया। मान लो आपका डीएनए इसके ऊपर यहाँ, ये कलर भी नहीं बदला, तो ये उसके ऊपर यहाँ पर रैप होता चला गया इसके, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये कोई प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए आपका रैप हो गया ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? तो अब ये इसकी मोटाई अब होगी 11 नैनोमीटर। यहाँ पे पहले डीएनए था 2 नैनोमीटर का, अभी किसी चीज़ के ऊपर लिपट गया तो ये होगा 11 नैनोमीटर का। फिर ये इसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर जो बनी, फिर ये भी लिपटेगी ऐसे मैनीफोल्ड्स, फिर मान लो 30 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ना इसकी कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग के ऊपर कॉइलिंग। जैसे टेलीफोन की तार होती है, छोटी उलझी हुई होती है, फिर और उलझ जाए तो बार बार उलझ जाए तो सुपर कॉइल्ड हो जाएगी। तो ये आपका बन गया 11 नैनोमीटर फाइबर। फिर और मोटा होगा तो बनेगा 30 नैनोमीटर फाइबर, क्रोमैटिन बन जाएगा, इसको आप कहते हैं क्रोमैटिन धागे, ये क्रोमैटिन हो जाएगा। फिर और लिपटेगा, वो अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपको पता क्या पढ़ाया जा रहा है? सबसे पहला लेवल है ये इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम पढ़ाया जा रहा है आपको। सबसे पहला लेवल ऑफ पैकेजिंग क्या है? वो है न्यूक्लियोसोम। गॉट इट? तो यहाँ पर एक बार देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कि देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज
बेसिक प्रोटीन्स, तो पहला सवाल तो यही आता है कि डीएनए एज एन एसिडिक जो बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर लिपटा रहता है, जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। दीज आर द ग्रीन कलर इज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है कि प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज ड्यू टू द अमीनो एसिड्स, तो कौन से अमीनो एसिड आएंगे यहाँ से, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये आएगा भाई, ठीक है। तो याद करना है कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, जो अमीनो एसिड बेसिक साइड चेन्स रखते हैं जैसे लाइसिन और आर्जिनिन, इनसे बना होता है, मतलब ज़्यादातर ये होते हैं। तो ये तगड़ा सवाल है, तगड़ा। ये पूछेंगे कि कौन से अमीनो एसिड होते हैं ज़्यादातर हिस्टोन में, आप बताओगे लाइसिन एंड आर्जिनिन। गॉट इट, ये ध्यान रखना। बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। तो अब मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ कि हिस्टोन कैसे हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। तो ऐसे मान लो ये एक हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, एक ये है, एक ये है। तो मान लो ये H3, H4, H2A, H2B, ऐसे ही दो पीछे भी हैं। तो इनके ना 8 यूनिट होती हैं, इनकी 8 यूनिट होती हैं और इनके ऊपर डीएनए लिपटा रहता है आपका ऐसे। इनकी 8 होगी ना, H4 के भी 2, H3 के भी 2, H2A के 2, H2B के 2, इन लिपटे रहते हैं। तो इनकी ना 8 यूनिट हो जाती हैं। तो ऐसे ये कोर बन गया, कोर, इसके ऊपर लिपटा है डीएनए ऐसे। फिर इसके आगे एक और ऐसा ही, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, ये फोटो देखो ध्यान से। तो इस फोटो में आपको दिखेगा कि ये सेंटर वाला क्या है, कोर है, ग्रीन वाला। इसमें क्या क्या है स्टोन, H3, H4, H2A, H2B, ऐसे। तो इनके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है और ये दो हैं, मतलब दो यूनिट है। फिर ये डीएनए जाएगा, अगला न्यूक्लियोसोम बनेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये बीच में जो जुड़ा है ना H1 स्टोन, तो 9वां मतलब 5वां स्टोन, टाइप में तो 5वां हुआ। एक और होता है जो बीच में जो लिंकर डीएनए होता है, जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे से जोड़ता है, उसे कहते हैं लिंकर डीएनए। उसके साथ जुड़ा होता है H1 स्टोन, समझ रहे हो भाई, उसके साथ जुड़ा रहता है H1 स्टोन। तो ये सवाल है, बस ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या है, कौन से अमीनो एसिड हैं, हिस्टोन ऑक्टामर है। फिर लिखा है कि द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द कोर एंड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर्स एंड कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। फिर याद ये करना है यहाँ से कि 200 बेस पेयर होते हैं उसमें, मतलब ये याद करना है कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। उसका डिविडेशन भी है, लिंकर डीएनए के अलग है, कोर के अलग है, मतलब लेकिन बताया नहीं आपको, छोड़ो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें बस याद करना है कि 200 बेस पेयर होते हैं, ये याद करना है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। बार बार न्यूक्लियोसोम जुड़ेंगे तो वो स्ट्रक्चर बनाएंगे धागे जैसी, उसे क्रोमेटिन कहेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रेंड कलर्ड बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन आर सीन इन द बीड्स। ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की माला हो। तो ये पूछा जाता है बीड्स ऑन स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कौन शो करता है, आंसर है न्यूक्लियोसोम। कौन शो करता है, न्यूक्लियोसोम्स। फिर यहाँ से देखो ये किस में दिखती है, कैसे क्रोमोसोम कैसे माइक्रोस्कोप में दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा भाई, ठीक है। इसे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना, चाटे इतने मारूंगा ना, अगर आपने इसे कंपाउंड में लगा दिया ना बस पिटोगे, बस ध्यान रखना, कंपाउंड में लगाना, इसको लगाना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर लिखा है द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉइल्ड। फिर कॉइल्ड होंगे। और तुम्हें पता है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है ना, तो प्रोफेज में तुम्हें पता होगा कि हर टाइम प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता रहता है, और जब मेटाफेज शुरू होती है तो क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। जब मेटाफेज शुरू होता है, पता है ना, मेटाफेज शुरू होते हैं, फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम कहाँ दिखेंगे, मेटाफेज में। तो लिखा है कि कॉइलिंग होती रहेगी, फर्दर कॉइलिंग एंड कंडेंस एट द मेटाफेज। ये सवाल है, कैरियोटाइप इडियोटाइप कब बनाते हैं, मेटाफेज में बनाते हैं। क्रोमोसोम कंडेंस कहाँ दिखते हैं, मेटाफेज में दिखते हैं। 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम कहाँ दिखेगा, मेटाफेज में दिखेगा, साफ दिखाई देता है ना, ये ध्यान रखना। एंड फिर सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स। उसके बाद और पैकेजिंग होगी तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, जैसे कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन चाहिए होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स तो पीछे लग गई, और
कई अलग अलग तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसको जोड़ती है, क्रोमोसोम बनता है जब, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर एक दो सवाल हो रहा है छोटा सा, जैसे कि जब आप उसको कलर करते हो बेसिक डाई से तो आपको दिखेगा कि कुछ पार्ट जो है वो, जो पार्ट लूजली पैक्ड था, ये याद करना है, लूजली पैक्ड जो डीएनए होता है वो थोड़ा हल्का रंग लेता है, और जो ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है वो ज़्यादा कलर लेता है, तो वो है आपका हेटेरोक्रोमेटिन, ये ध्यान रखना है। और ये है आपका यूक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन का जो डीएनए होता है दैट इज़ इनएक्टिव और ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, जबकि जो यूक्रोमेटिन का डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये पूछेंगे यहाँ से कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन कौन सा है, तो आप बताओगे यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, ठीक है। ये है, इसमें और भी बातें हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन वगैरह, वो सब तो आपकी किताब में है नहीं, ज़्यादा लंबा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर वाला शुरुआती पार्ट। इसके बाद सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल शुरू होगा, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे उसको, और फिर हम उसको डीएनए रेप्लिकेशन और उसके बाद वाले पार्ट तक लेके जाएंगे। 4 वीडियोस चैप्टर की बन जाएंगी लगभग, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप 2x पे भी देखोगे तो आधे घंटे में निपट जाएंगी, 2 घंटे का काम है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो। अगर आप यहाँ इस लेवल पर देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, पूरा धन्यवाद। थैंक यू वैसे आपको बोलना चाहिए मुझे, पर आप मैं बोल देता हूँ कोई बात नहीं। तो लेकिन बस आप बस बने रहें चैनल पर, देखते रहें चीज़ों को अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि आप ये नहीं देख सकते तो इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी 11th क्लास चल रही है, उसकी वीडियो आएगी। बने रहना चैनल पर। बाय बाय।